गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग द्वितीय क्रियाकलाप चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनका अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन कौन से सेवाएं शामिल है इसका विस्तार में अध्ययन किया। आज हम लोग जानेंगे इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्वितीय क्रियाकलाप, सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन परिभाषित करने के लिए आता है, द्वितीय क्रियाकलाप को परिभाषित करें। डिफाइन द सेकेंडरी एक्टिविटीज। प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलापों में क्या अंतर है? इससे पहले वाला चैप्टर में हम लोगों ने प्राथमिक क्रियाकलाप का भी अध्ययन किया। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो जैसा कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि जिन क्रियाओं में मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति करता है, उन्हें प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। इनका दशाओं से होता है, जैसे कि वनों से संग्रह करना, आखेट करना, लकड़ी काटना, घास के मैदानों में पशु चराना, नदियों, झीलों एवं समुद्र से मछली पकड़ना, पशुओं से दूध, मांस, खाल इत्यादि प्राप्त करना, उपजाऊ मैदानी भागों में कृषि करना, खानों से खनिज निकालना इत्यादि प्राथमिक व्यवसाय के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। यदि हम लोग देखें तो आज भी विश्व के अधिकांश लोग प्राथमिक व्यवसाय में भी लगे हुए हैं, लेकिन खासकर एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका एवं उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों के अधिकांश भागों में आदिम जनजातियों के द्वारा आज भी प्राथमिक क्रियाकलाप मुख्य रूप से महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिनके माध्यम से आदिम जनजातियां अपना भरण पोषण का कार्य कर रही हैं। अब हम लोग जानेंगे द्वितीय क्रियाकलाप क्या है। द्वितीय क्रियाकलाप में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें साफ किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है एवं परिवर्तित करके उनका प्रयोग पुनः किया जाता है। इस वर्ग के व्यवसायों में मुख्यतः प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त होने वाली सामग्रियों को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि लोहे से इस्पात बनाना, गेहूं से आटा मैदा तैयार करना, कपास से सूती वस्त्र बनाना, गन्ने से चीनी तैयार करना, लकड़ी से फर्नीचर एवं कागज बनाना, ये द्वितीय क्रियाकलाप के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जितने भी उद्योग धंधे हैं वे सभी द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों को इतना ही डेफिनेशन लिखना है। खासकर जब यदि अंतर पूछा जा रहा है तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। पहला की परिभाषा लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से सेवाएं, सर्विसेज आते हैं। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। प्राइमरी एक्टिविटीज। Primary activities are those activities through which man fulfill his needs and desire by using resources which are gifted to man by nature. These activities are directly connected with nature. Gathering, hunting, lumbering in forest areas, animal herding and cattle rearing in the grassland,
fishing in water bodies, obtaining milk, meat and hides and skins from animals, growing agricultural crops in fertile land, and obtaining minerals from the mines are some of the outstanding example of primary activities. Primary activities are carried on in almost all parts of the world, but such activities has special significance in Asia, Africa, South America and the North Polar region. Secondary activities. The occupation which produce finished goods by using the products of primary activities as raw materials are included in secondary activities. Manufacturing of clothes from cotton, sugar from sugarcane, and steel from iron ore are important examples of secondary activities. Thus, all manufacturing industries are included in secondary activities. तो इस तरह से प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलाप में अंतर लिखने को आता है। तो पहला हम लोग उसका डेफिनेशन लिखेंगे, सेकंड पॉइंट्स में उसके अंतर्गत कौन कौन से सर्विसेज आते हैं इन्हें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों की अवस्थिति या स्थानीयकरण के भौगोलिक एवं अभौगोलिक कारकों का वर्णन करें। Explain the geographical and non-geographical factors of location of industry. तो सबसे पहले हम लोगों को ये टर्म जानना है कि अवस्थितीकरण या स्थानीयकरण क्या होता है। चूंकि उद्योगों के संदर्भ में हम लोगों का अवस्थितीकरण या उद्योगों के संदर्भ में हम लोगों को अवस्थितीकरण या स्थानीयकरण को जानना है। इसका साधारण सा अर्थ होता है कि किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए कौन कौन से अनुकूल भौगोलिक एवं अभौगोलिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे भौगोलिक कारकों में उच्चावच, जलवायु, कच्चा माल, ऊर्जा स्रोत, श्रम, बाजार तथा परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। उसी प्रकार अभौगोलिक कारकों में सरकारी नीतियां, पूंजी, बाजार तथा प्रबंध व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, यदि क्वेश्चन में भौगोलिक कारकों का वर्णन करने के लिए आता है तो सिर्फ भौगोलिक कारक, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को ही लिखना है। और यदि क्वेश्चन कभी कभी अभौगोलिक कारकों का वर्णन करने के लिए आता है तो आंसर सिर्फ हम लोगों को अभौगोलिक कारक, नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को ही लिखना है। साथ ही साथ ध्यान में रखना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन 2 और 4 मार्क्स का हो तो आंसर हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे और ओनली पॉइंट्स लिखकर उसे छोड़ देंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन 10 मार्क्स का या 8 मार्क्स का आता है तो सभी पॉइंट्स को लिखकर उनका थोड़ा थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करना है। तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर, भौगोलिक कारक में दूरी। किसी भी उद्योग को स्थापित करने से पहले हम लोगों को ध्यान में रखना है कि उस उद्योग या फैक्ट्री या कारखाने से कच्चे माल की प्राप्ति कितनी दूरी से हो रही है, बाजार कितनी दूरी पर स्थित है। यदि कच्चे माल के प्रदेश में
के निकट किसी भी उद्योग को स्थापित करते हैं तो परिवहन लागत कम लगता है और उद्योग को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो भी प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, जो भी उत्पाद तैयार होते हैं, उसे बेचने के लिए यदि नजदीकी केंद्रों में ही बाजार उपलब्ध हो जाए तो उद्योगों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट है कच्चा माल। जैसा कि अभी हम लोगों ने मैंने एग्जाम्पल दिया कि कारखानों के निकटतम क्षेत्रों में यदि कच्चे माल की उपस्थिति मिल जाती है तो उद्योग को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो तुरंत खराब होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फल, दूध, सब्जियां, मछली इत्यादि, तो इन उद्योगों को कच्चे माल के स्रोत में ही के आसपास ही लगाया जाना चाहिए ताकि उद्योग को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है ऊर्जा के स्रोत। अब उद्योगों में मशीनें चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति के प्रमुख साधन कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा हैं। यदि ऊर्जा के स्रोत उद्योगों के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हो जाता है तो उद्योग को समुचित लाभ मिल पाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है जल। पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धि भी उद्योगों की स्थिति को एवं उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक है। खासकर सूती वस्त्र उद्योग में वस्त्रों की रंगाई, धुलाई इत्यादि के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार लोहा इस्पात उद्योग, तांबा इस्पात उद्योग इत्यादि में शीतलन करने के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जहां जल की आवश्यकता अधिक नहीं पड़ती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट जो फैक्टर्स है श्रमिक बाजार की उपलब्धता। श्रमिक बाजार की उपलब्धता उद्योगों की अवस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे स्वचालित मशीन, कंप्यूटर जैसे मशीनों के आविष्कार हो जाने से औद्योगिक विकास में मानव श्रम का महत्व थोड़ा कम हुआ है। फिर भी ये स्वचालित मशीन या कंप्यूटर को आज भी मनुष्य के द्वारा ही नियंत्रण किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी उद्योग के लिए श्रमिक का कुशल, प्रशिक्षित और ट्रेंड होना अति आवश्यक है ताकि उद्योग को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उद्योगों की अवस्थिति के अभौगोलिक कारकों का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।